अच्छा तो ये आप लोगों के सामने आ गया, जिससे सबको पता है टेनेट स्टेटमेंट होती है। अब जब हम स्टाफ की, ठीक है, हाइपोथेसिस आपके पास दो तरह के होते हैं। एक आपका नल हाइपोथेसिस है, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस को आप एच नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सामने लिख दिया मैंने। अल्टरनेटिव को एच वन से या एच ए से। अब ये आगे जो लिखा है मैंने म्यू, ये मीन ऑफ पॉपुलेशन होता है, एक्स बार मीन ऑफ सैंपल होता है। ये तो सबको पता है कि बार आता है तो उसका मतलब है कि मीन है, चाहे एक्स बार हो चाहे वाई बार हो। लेकिन जब एक्स बार की बात करते हैं ना, वो सैंपल का मीन होता है। और यहाँ पे ये आगे हम यूज करेंगे जब हाइपोथेसिस में लिखते हैं, हम म्यू लिखते हैं। तो म्यू जो होता है वो मीन होता है पॉपुलेशन का। अच्छा, अब हाइपोथेसिस में जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, जब भी आप कुछ अपना हाइपोथेसिस आप चेक कर रहे होते हैं, तो हर उसमें आपके पास दो हाइपोथेसिस बनते हैं, एक नल बनता है, एक अल्टरनेटिव बनता है। हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ये रिग्रेशन एनालिसिस भी जो हम कर रहे हैं, हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को चेक कर रहे होते हैं, उसको सामने रख के। और इसके अंदर एक बात ये होती है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब ये है कि दोनों एक टाइम पे एक्सेप्ट नहीं हो सकते। कोई एक चीज़ एक्सेप्ट होगी और दूसरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। तो जब मैंने ये कहा कि हम लोग हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप नल हाइपोथेसिस को सामने रखते हैं। आप नल हाइपोथेसिस को ही या प्रूफ कर रहे होते हैं या उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और ऑटोमेटिकली जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो आपका ऑल्टरनेटिव रिजेक्टेड है। और अगर आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्टेड है। सिंपल सी बात है ये। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि नल हाइपोथेसिस तो हमेशा इक्वलिटी की बात करेगा, ठीक है। ये पर मैंने जो एग्जांपल ली कि नल हाइपोथेसिस में एच नॉट इज इक्वल्स टू म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू। अब यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी क्या है कि भाई इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस लेवल की बात हो रही है, मेल और फीमेल की, ठीक है। हम अगर ये कह देते हैं इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मेन एंड वुमेन इज सेम, तो ये इक्वलिटी की बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया, म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू, मतलब इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मेन एंड वुमेन आर सेम। ये आपका नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसने इक्वलिटी की बात किया। हमेशा आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनाते हैं, ठीक है। नल तो हमेशा आपका इक्वलिटी की बात करेगा, ठीक है, उसको आप छोड़ दें। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक आपका डायरेक्शनल होता है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल में अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम इस सेंस में देखें कि भाई एच ए लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू डब्ल्यू, मतलब मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। अब यहाँ पे हमने ये बात कर दी कि मेल्स का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो फीमेल से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। ये एक डायरेक्शन है आपके पास कि मेल का ज़्यादा है, फीमेल का कम है। आपके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो ये आपका वन टेल होता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है और वन टेल्ड का, ठीक है। इसी तरह आप नीचे अगर हमने लिख दिया कि भाई म्यू एम इज लेस देन म्यू डब्ल्यू, तो मैन आर लेस इंटेलिजेंट देन वुमेन, स्टिल आपके पास एक डायरेक्शन है कि किसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, फीमेल्स की ज़्यादा है, मेल्स की कम है। तो आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है। नीचे देखो, नीचे लिखा हुआ है एच ए इज इक्वल्स टू म्यू एम इज नॉट इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मेन एंड वुमेन इज नॉट द सेम। फर्क सिंपल सा ये है कि अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। इधर ये बात हो रही है कि इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं है, किसका ज़्यादा है किसका कम है आपको नहीं पता चल रहा है स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है मेल का ज़्यादा हो सकता है फीमेल का ज़्यादा। आपको ये चीज़ क्लियर नहीं पता चल रही यहाँ से, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमने लिख दिया कि भाई म्यू एम इज नॉट इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू, मतलब ये नॉन डायरेक्शनल हो गया, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है वो आपका टू टेल होता है, और जो आपका वन वो होता है डायरेक्शनल होता है या वन टेल होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से जो है ये टी टेस्ट की एग्जांपल है जो मैम ने करवाई थी। अच्छा, अब टी टेस्ट हम क्यों करते हैं? जब हम, अच्छा ठीक है, जब हम दो ग्रुप्स में आप कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, दो ग्रुप्स का आप डेटा कंपेयर कर रहे थे। अच्छा, दो से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो किसी और टाइप का टेस्ट होगा। यहाँ पे रिसर्च में जब आप ये कर रहे हैं टेस्ट, तो टी टेस्ट करेंगे दो ग्रुप्स के डेटा के लिए, ठीक है। अब इसमें आपके पास दो टाइप्स हैं, एक आपके पास इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, दूसरा आपका डिपेंडेंट टी टेस्ट है। इसको मैंने इजीली ऐसे याद रखा हुआ है
कि जब हम टी टेस्ट सॉल्व करने बैठेंगे ना, अगर जिस क्वेश्चन में आपका एक्स और वाई की वैल्यूज, जो नंबर ऑफ सैम्पल्स कह लो, वो सेम नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में फ़र्क है, तो वो इंडिपेंडेंट में आ जाएगा। ठीक है, वो अनरिलेटेड टी टेस्ट होगा। और जिसके अंदर नंबर आपके सेम होंगे एक्स और वाई में, वो डिपेंडेंट टी टेस्ट में आ जाएगा। मैंने इसको सिंपली ऐसे याद रखा हुआ है, अगर किसी के पास इससे अच्छी इंटरप्रिटेशन है तो दे दो। मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था मेरे लिए। जब हम टी टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, टी टेस्ट हम करते हैं क्यों, जब हमें दो ग्रुप्स का डेटा आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है, तो फिर हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट हम तब परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, वैसे वैसे इसमें फ़र्क तो ये होता है इंडिपेंडेंट में, कि जब आप जो है दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप यूज़ कर रहे होते हो। जिस तरह इसमें मेल फीमेल आ गया, या फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आ गए, इस तरह के सिनारियोज में आप जो है इंडिपेंडेंट टीचर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप अनरिलेटेड टीचर्स भी कहते हैं, क्योंकि आपके ग्रुप्स इसमें सेम नहीं होते। डिपेंडेंट में ग्रुप सेम होते हैं और कैटेगरी सेम हो सकती है, लेकिन ये जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की हद तक है, इसमें मैंने सिंपली इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट में जो नंबर है आपके एक्स और वाई के जो सैंपल्स होंगे वो सेम नहीं होते, और डिपेंडेंट में हमेशा वो सेम होते हैं। अच्छा, अब आ जाओ इस एग्जांपल पे, ठीक है। ये एग्जांपल दी थी, इसके अंदर मैम ने आपको सिनेरियो दिया था, इधर मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन सुन लो, याद तो ऑलमोस्ट सबको ही होगा ये। इसमें सिनेरियो आपके पास ये था कि आपको जो है ना, मेल और फीमेल कुछ उठाए इन्होंने, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज उठाए, उनको कुछ पेजेस दिए गए जिनमें वर्ड्स लिखे हुए थे, सिंपली वर्ड्स लिखे हुए थे, उन्हें कहा कि इनको याद करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनका टेस्ट किया गया कि कितने कौन सा स्टूडेंट कितने लेटर्स रिकॉल कर पाता है, कितने वर्ड्स रिकॉल कर पाता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने गर्ल्स को भी लिया, बॉयज़ को भी लिया। फिर जो एक्स और वाई की वैल्यूज इसमें हमारे पास हैं, वो ये बता रही हैं कि भाई जो पहली लड़की थी उसको 7 वर्ड्स रिकॉल हुए, सेकंड को 9, फिर 7, फिर 7, इसी तरह बॉयज़ का भी ये लिखा हुआ है कि इनकी बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी चेक की जा रही थी, ठीक है। अब इसके अंदर आपका हाइपोथेसिस ये बना था, आप ये चेक कर रहे हो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, जेंडर का शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस ये बना था, नल हाइपोथेसिस ये था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन ऑफ गर्ल्स वुड बी इक्वल टू शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन ऑफ बॉयज, ठीक है। ये आपने नल हाइपोथेसिस साइड पे जो बनाया हुआ है एच नोट करके, वो ये बना था। और दूसरा इसमें ऑल्टरनेटिव ये बना था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज नॉट इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेटिव आपका ये बना हुआ है यहाँ पे। इसके नीचे ये अल्फा लिखा हुआ है, सिग्मा मैं हमेशा बोलता हूँ, तो ये मैं इसे अल्फा ही बोलता हूँ, अगर सिग्मा है तो मुझे करेक्ट कर देना भाई। ये 0.05 है, ये 0.05 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होती है, ये आपके चांसेस होते हैं कि जो आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, ये नॉर्मल जो आप रिसर्चेस करते हैं उसमें लाजमी होती है ये चीज़, ठीक है। ये बता रही होती है कि आपकी रिसर्च में कितने परसेंट चांसेस हैं एरर के, ठीक है। ये 0.05 आपको इस कंडीशन में, ये अल्फा जो है आपको इस कंडीशन में ये बता रहा है कि 0.05%, ये बेसिकली 5% चांसेस हैं कि जो आपकी रिसर्च का जो डेटा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, उसमें 95% यू आर श्योर कि यू हैव डन इट प्रॉपरली, ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा है। 5% एरर का इसमें चांस है। तो इसकी ये बात हुई, ठीक है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है, ये लीनियन क्राइटेरिया है, ठीक है। ये सोशल साइंसेस वगैरह में चल जाता है कि आप 5% मार्जिन ऑफ एरर रखते हो, ये एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। यही चीज़ अगर आपकी जैसे वैक्सीन के लिए होती है कि 5% उसमें एरर का चांस है, तो वहाँ पे किसी की लाइफ का सवाल है, तो वहाँ पे एरर हो सकता है। इस तरह की जो रिसर्चेस होती है, रिसर्च के हिसाब से क्राइटेरिया रखा जाता है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रिसर्च, ठीक है। तो ये लीनियन क्राइटेरिया जो 0.05, जो 5% है बेसिकली हमारा, ये लीनियन क्राइटेरिया। कुछ में स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, वो 1% होता है, या इसमें प्योर डिफरेंस भी हो सकता है। और ये इसलिए बता रहा हूँ, ये मे बी एमसीक्यूज में आ सकती है चीज़। अच्छा, तो आपके पास अल्फा है, ठीक है, आपने एच नॉट बना लिया। अच्छा, टी टेस्ट या इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी करते हैं, सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये ऊपर हाइपोथेसिस बन गया आपका, नल भी अल्टरनेटिव भी, आपने अपना नल हाइपोथेसिस चेक करना है, ठीक है। आपने आपने अल्फा की वैल्यू लिख ली, आपके पास नीचे फॉर्मूला आ गया इतना बड़ा जो इसका फॉर्मूला है। अच्छा, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं ये सामने फॉर्मूला के नीचे जिस तरह से लिखा हुआ है एक्स बार वाई बार एन एक्स एन वाई, जो जो चीज़ आपके फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है, अच्छा ये आपकी मर्जी है वैसे,
लेकिन जो जो चीज़ आपके फॉर्मूला में आपको रिक्वायर्ड है, अगर वो आप नीचे लिख दें वन बाय वन हर चीज़, ठीक है, फिर जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, आपके सामने होगा कि आपको किस किस चीज़ के लिए टेबल बनाना है या कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, अगर आप फॉर्मूला में नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो ये सबमिशन एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन एक्स का होल स्क्वायर, ये दिखने में सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसमें बहुत ब्लंडर हो जाता है जब आप वैल्यूज पुट करो तो, ठीक है। तो आप इसमें से सारी चीज़ें लिख लो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़े। अच्छा, मैं वन बाय वन ये बता देता हूँ इन केस किसी को कंफ्यूजन है तो। फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वो आप पढ़ लें। ये जो नीचे लिखा हुआ है एक्स बार मीन्स एक्स का मीन, उसके बाद नीचे वाई बार वाई का मीन, एन एक्स जो है ये नंबर है, एक्स कॉलम में आपके जो सैंपल हैं, जो टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, ये उनका नंबर है, तो ये 9 है, ठीक है। और इसी तरह जो एन वाई है, ये आपके टोटल नंबर इन वाई कॉलम है, तो ये वाई कॉलम में आपके 10 से, एक्स कॉलम में आपके 9 थे, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिशन एक्स सबको पता है, सबमिशन एक्स स्क्वायर, और नीचे समीशन वाई और समीशन वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूला देख के आपको, आपने सब लिख लिया, आपको पता है कि आपको कॉलम किस चीज़ के लिए बनाना है, तो आपने आगे, अब ये आपके पास वही डेटा आ गया जो भी एक्सप्लेन किया था, एक्स और वाई कॉलम है आपके पास, आप सामने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। इसको आपने सॉल्व किया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो स्क्वायर लिया हुआ है इसमें, आई डोंट थिंक सो बताना पड़ेगा, स्क्वायर लिया हुआ है, आप सॉल्व करते गए, नीचे आपने, अब आप साइड पे देखें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए थी, तो आपने समीशन एक्स भी निकाला है और आपने एक्स का मीन भी वहीं पे निकाल दिया, फिर समीशन वाई वाई का मीन, फिर समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन वाई स्क्वायर, सिंपली वो फॉर्मूला लिखा दोबारा और फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दी। इसको डायरेक्टली मत सॉल्व करना क्योंकि मैम ने कहा था कि नंबर नहीं देंगी, और दूसरा चीज़ ये कि ब्लेंडर हो जाता, तो इसके अंदर आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूला में, साइड पे, अच्छा साइड पे साथ साथ लिखते जाना उसके आगे वैल्यूज, जो आपके पास यहाँ वैल्यूज आती जा रही हैं, आप साइड पे लिखते जाओ, ताकि जब आप फॉर्मूला सामने रख के सॉल्व कर रहे हो तो आप इजीली पुट कर सको। अच्छा, ये वैसे मर्जी है सबकी, क्योंकि दिन में याया भाई बोल रहे थे कि डायरेक्टली पुट कर दो तो इजी रहता है, तो भाई जिसको डायरेक्टली पुट करना इजी लगता है वो डायरेक्टली पुट कर दे, जिस तरह भी इजी लगे, तो लेकिन सिर्फ ये है कि ब्लंडर के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, असद काइंडली नेक्स्ट पेज पे करना इसी के, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? यार बस 1 सेकंड रुक जाना जिशान, लास्ट वाला एक दफा दोबारा पेज दिखाना, बस एक चीज मुझे टैली करनी है अपने से। असद पिछला वाला पेज दिखा, अच्छा, ऐसे बात, बस 1 सेकंड, इट विल टेक लाइक 5 सेकंड्स ओनली। जी हाँ, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट दोनों के फॉर्मूलाज का डिफरेंस है, बाकी पूरा मेथड सेम। अच्छा, तो अब उसके बाद ये आपने वही वैल्यूज पुट की हुई थी, आप इसको सिंपली सॉल्व करते गए, नीचे रूट के अंदर ज़्यादा चीज़ें, तो उसको वन बाय वन सॉल्व करते 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 आपके पास टी की वैल्यू आ गई 1.121, ठीक है, ये कैलकुलेटेड टी है। अच्छा, इसमें जब टी टेबल के ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे टी टेस्ट के, तो इसमें आपके पास टी की दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है कैलकुलेटेड और एक आती है क्रिटिकल, क्रिटिकल पे भी जा रहे हैं, और ये जो आपने वैल्यू फॉर्मूला से सॉल्व करके वैल्यू आपके पास आई है, ये आपके पास कैलकुलेटेड टी है, ठीक है, ये आपने कैलकुलेटेड टी लिख दिया 1.121, इसको साइड पे कर दें। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला और टी टेस्ट का फॉर्मूला दोनों टेस्ट के अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट के और डिपेंडेंट के। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का, ये सामने लिखा हुआ है एन एक्स माइनस वन प्लस एन वाई माइनस वन, एन एक्स वही है जो पीछे बताया था, नंबर, टोटल नंबर इन एक्स कॉलम ये 9 था, और एन वाई टोटल नंबर्स इन, या टोटल सैम्पल्स कह लें इन वाई कॉलम, तो आपने इसको सिंपल वैल्यूज पुट की, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 17। अब आपने करना ये है कि इस पॉइंट पे आप ओपन करेंगे अपना टी टेबल, और फिर टी टेबल से आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू यूज करके और आपका अल्फा यूज करके आप अपना क्रिटिकल टी वहां से निकालेंगे। अब असल टी टेबल है, अच्छा, ये यहाँ पे टी टेबल जो है ना, सब गौर से देख है ना, क्योंकि आगे डिपेंडेंट में भी ये सेम ही मेथड होता है, तो कोई फर्क नहीं है उसमें। अच्छा, टी टेबल से आप अभी अपनी क्रिटिकल टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, आपको इसमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वो है 17। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे ये डी एफ लिखा हुआ है और उसके नीचे 1 2 3 4 करके सीरियल चल रहा है, ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो आप यहाँ से देख रहे हैं।
यहाँ पे आपके पास 17 लिखा हुआ है। अब ये 17, अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट कि जब आपने हाइपोथेसिस बनाया था, ठीक है, उस टाइम आप देख लेते हैं कि आपका हाइपोथेसिस डायरेक्शनल था या नॉन डायरेक्शनल था, ठीक है। डायरेक्शनल अगर था तो वन टेल है, नॉन डायरेक्शनल था वो तो टू टेल है। इस केस में हमारा जो हाइपोथेसिस था वो नॉन डायरेक्शनल था, ठीक है, इसका मतलब वो टू टेल था। तो अब आप करेंगे ये कि लेफ्ट टॉप पे ये टू टेल लिखा हुआ है, आप टू टेल की रॉ में ही आगे देखेंगे कि आपका 0.05 कहाँ पे, क्योंकि अल्फा आपका 0.05 है, ठीक है, और टू टेल हाइपोथेसिस है तो ये टू टेल की रॉ में आगे देखें 0.05, इससे आगे ये जो रेड है ना, इस 0.05 टू टेल का, 0.05 टू टेल में, और नीचे 17 पे आप आ जाएं तो ये आपकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, कितनी लिखी हुई है, 2.110। तो ये आपका आ गया क्रिटिकल टी। टी टेबल से वैल्यू देखते ही ऐसे, और आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आप फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, अल्फा आपका 0.05 ही रहेगा हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें। अगर मैम ने एनलेस चेंज करना हुआ तो मैम क्वेश्चन में लिख देंगे, वरना आप 0.05 यूज करेंगे। मेन चीज़ है आपको वन टिल टू टिल पता होना चाहिए कि आपका डायरेक्शन हाइपोथेसिस है या नॉन डायरेक्शनल था, वरना आपकी वैल्यू बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 2.110। अब वापसी जो है क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप वैल्यू लिखते हो कि क्रिटिकल टी आपका है 2.110, और वहाँ पे कैलकुलेटेड टी भी आपके पास, ठीक है। ऐसे वापस जाना, यहाँ पे आपने कैलकुलेटेड टी लिखा, ठीक, और आपने क्रिटिकल टी टेबल से देख के वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे आपका क्रिटिकल टी आया था 2.110। अच्छा, ये इग्नोर माय ग्राफ, मेरे ग्राफ ऐसा टेढ़े ही बनते हैं, तो आप लोग प्रॉपरली बना लेना जब बनाओगे। इसके अंदर अब ग्राफ आप इसमें बना रहे हो कि आपका जो क्रिटिकल ये है, ठीक है, ये एक तरह से रेंज होती है, आप इसके हिसाब से ग्राफ बनाओगे। आपने ग्राफ बनाया 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 2.110 है ना, तो आप 2.1 पे पॉइंट कर लो, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। यहाँ पे आपका जो है ना ग्राफ आके गिर जाएगा 2.1 पे दोनों तरफ। आपने वो ग्राफ बनाया और 2.1 से आगे की जितनी भी जगह है ना उसको आपने एक तरह से शेड कर दिया, ठीक है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। ये जो शेडेड एरिया आपका जो इस रेंज से बाहर है, ये आपका रिजेक्टेड रीजन कहलाता है, ये शेडेड रीजन है। और जो मिड वाला जितना पोर्शन है सारा, ये एक्सेप्टेड रीजन है। एक्सेप्टेड रिजेक्टेड रीजन का ये सीन है कि जो आपने कैलकुलेटेड टी की वैल्यू निकाली थी, अगर वो वैल्यू आपके एक्सेप्टेड रीजन के अंदर आ गई, उसका मतलब ये है कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। और अगर कैलकुलेटेड टी की वैल्यू एक्सेप्टेड रीजन में नहीं है, बाहर शेडेड एरिया में जा रही है, तो आपका एच नॉट रिजेक्ट हो गया। एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा क्या था हाइपोथेसिस कि भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन का हम चेक करते हैं, जेंडर डिफरेंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, उसका मतलब कि इक्वलिटी है, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफरेंट था, ठीक है। तो अगर रिजेक्टेड रीजन में जाता है तो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास ये सिंपली रेंज आ गई, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। 2.11 आपकी रेंज है, उससे बाहर वैल्यू जाती तो रिजेक्ट हो जाती। आपका कैलकुलेटेड टी था 1.121, जो इधर आप देखें तो बीच में फॉल करेगा, ठीक है, ये 1 से थोड़ा सा आगे, तो एक्सेप्टेड रीजन में आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इस जगह पे ना हेडिंग डाल लेना कि स्टैटिस्टिकल, एक मिनट आगे वाले पेज पे आएगा, मैं भूल गया, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं मुदस्सिर, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट लिखते हैं मेरे ख्याल से। वो एक हेडिंग आती है, उसके अंदर ये ग्राफ बनाना, फिर आगे जो है ना ये यूँ लिख देना आपके, आपका नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। और आगे कंक्लूजन के बाद आपने सिंपल कंक्लूजन लिख दिया कि भाई आपको पता चल गया कि आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। ऐसे छोड़ तो आगे जाएंगे अभी उसको, वो उधर आ जाएगी हेडिंग जो है ना। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट टी टेस्ट लिखी हुई होगी। Statistical decision. Statistical decision. Statistical decision. हाँ हाँ, बस वो, Statistical decision. बस स्टैटिस्टिकल डिसीजन की हेडिंग डाल के वहाँ पे ग्राफ बनाना, और वहाँ पे नीचे लिख देना कि भाई आपको कैलकुलेटेड टी लाइज विद इन द एक्सेप्टेड और द रिजेक्टेड रीजन, ठीक है। उधर जो है आप स्टैटिस्टिकल
डिसीजन के अंदर लिख के उसके बाद आप अपना सिंपली कंक्लूजन लिख देंगे कि जो आपका हाइपोथेसिस के हिसाब से था, देयर विल बी नो जेंडर डिफरेंस इन शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन। बस कंप्लीट हो गया। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में कुछ पूछना है तो पूछना है। आगे डिपेंडेंट टी टेस्ट में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है, मेथड सारा के सारा सेम ही है इसका। आप सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप अपना कैलकुलेटेड टी जो है फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालते हैं उसमें। ठीक है, फ्रीडम के बाद आप क्रिटिकल टी फाइंड करते हैं टेबल से। उसके बाद आप क्रिटिकल टी को यूज करके, क्रिटिकल टी को एज ए सेंस आप ले लो कि वो एक रेंज है, ठीक है। उस रेंज से अगर आपकी कैलकुलेटेड टी की वैल्यू बाहर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आपकी कैलकुलेटेड टी की वैल्यू इस रेंज से, इसे मैं रेंज कह रहा हूँ, क्रिटिकल वैल्यू उसके अंदर आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है। ये स्टैटिस्टिकल डिसीजन में आप ये चीज़ लिख के उसके बाद आप सिंपली कंक्लूड कर देंगे अपने हाइपोथेसिस के हिसाब से। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? अच्छा ठीक है। असद आगे जो है इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट टी टेस्ट के जो पेज है ना उस पर जाया भाई, एंड हो गया है। ये डिपेंडेंट टी टेस्ट पे भी ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैसे तो मेथड पूरा सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूला का फ़र्क है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप। असद ने रिकॉर्ड भी किया हुआ है तो क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, तो वो आपका था इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, ठीक है। और ये आपका डिपेंडेंट टी टेस्ट। अब इसके अंदर जो मैंने वाला फर्क बताया था कि डिपेंडेंट टी टेस्ट में अभी आपके पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं एक्स और वाई में वो सेम है, ठीक है। तो इसमें आप जो है डिपेंडेंट टी टेस्ट करेंगे। अब फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले टी टेस्ट में काम क्या करते हैं, आप सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं जब भी आप टी टेस्ट करते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। ये राइट साइड पे हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। अच्छा, मैं सिनेरियो बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में आपके पास डेटा ये था कि आपके पास कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, जिनको आपने कोई टेस्ट दिया था या कोई टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए। अब उनमें से कुछ को प्लेस किया गया था काफ़ी शोर वाली जगह पे, ठीक है, और कुछ को आवाज़, मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? हाँ जी। एक मिनट में रिकनेक्ट करता हूँ। बता दिया सिनेरियो ये था कि आपने पार्टिसिपेंट्स को कुछ टास्क दिया था या इनका टेस्ट लिया था, ठीक है। कुछ को जो है ना क्वाइट कंडीशन में प्लेस किया गया था, ठीक है, बहुत ही पुरसुकून माहौल था। लाइब्रेरी में कह लो उनको बिठा दिया, वहाँ पे बैठ के उनसे टेस्ट किया गया, ठीक है। और कुछ को जो है ना शोर शराबे वाली जगह पे बिठा दिया। फिर एट द एंड अब आप देखना ये चाह रहे हैं कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, उनकी जो कि काफ़ी पुरसुकून माहौल में बैठे हुए थे, या उनकी जिनको काफ़ी नॉइजी कंडीशन में, काफ़ी शोर शराबे वाली जगह में रखा गया था, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से आपका नल हाइपोथेसिस ये बना था कि म्यू क्यू सी इज इक्वल्स टू म्यू एन सी, मतलब क्वाइट कंडीशन और ये जो है
नॉइजी कंडीशन। अच्छा, एक और चीज़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, म्यू के साथ आप एक्स लिखें, उसके साथ आप बी लिखें, उसके साथ आप डी लिखें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपकी मर्जी है हाइपोथेसिस के साथ जो है नीचे किस तरह से उसको डिनोट करना चाह रहे हैं। ये कंडीशन के हिसाब से क्यू सी लिख दिया, रिक्वायर्ड कंडीशन। आप सिर्फ क्यू भी लिख सकते थे, आप लिखना चाहें तो वो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो अब हमने नल हाइपोथेसिस ये बनाया कि भाई म्यू क्यू सी इज इक्वल्स टू म्यू एन सी, मतलब क्वाइट कंडीशन वाले और आपके नॉइजी कंडीशन वाले ने सेम परफॉर्मेंस दिया आपको, ठीक है। अब इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपने बात कर दी कि अच्छा इधर ये जो है ना, आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि आप इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई होगी, ये मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ। एक क्वेश्चन में कंडीशन देख के आपको पता चल जाएगा आपका हाइपोथेसिस डायरेक्शनल बन रहा है या नॉन डायरेक्शनल बन रहा है। इस केस में ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना हुआ है, क्योंकि आपने नल हाइपोथेसिस में कह दिया कि भाई दोनों की परफॉर्मेंस इक्वल थी, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप कह रहे हैं कि आपका म्यू क्यू सी इज म्यू क्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू एन सी, मतलब जो क्वाइट कंडीशन वाले थे उनकी परफॉर्मेंस आपकी नॉइजी कंडीशन वालों से अच्छी होगी, ठीक है। ये आपके पास नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। अल्फा जैसा पहले कहा था 0.05 ही रहेगा, ठीक है। अब डिपेंडेंट टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में फर्क सिर्फ फॉर्मूला का है, बाकी मेथड वही है कि आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में हाइपोथेसिस बनाया, अब आपने निकालना है अपना कैलकुलेटेड टी, ठीक है। अब वापस आ जाए डेटा पे, आपके पास एक्स और वाई में स्कोर गिवन है, ठीक है, कि किस इंडिविजुअल किस पार्टिसिपेंट ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो एक्स कॉलम में 20, 18, 15, 14, 14, 12, 17, 17, खैर ये आपके पास डेटा है, ठीक है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, टी इज इक्वल्स टू डी का मीन अपॉन रूट समेशन डी स्क्वायर। सेम मैंने वही काम किया है जो पिछला में किया था कि राइट पे आपने लिख दिया कि आपको फॉर्मूला में से क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। एन डी का मीन समीशन डी स्क्वायर वो लिख दिया। फिर आपने उसके हिसाब से टेबल बनाया कि आपको डी चाहिए था और डी स्क्वायर चाहिए था, ठीक है। आपने डी और डी स्क्वायर निकाल के नीचे से जो जो रिक्वायर्ड वैल्यू वो निकाली और आप वहाँ पे लिखते गए। अच्छा, इसका दूसरा तरीका वही जैसे मैंने पहले कहा था कि याया भाई भी कह रहे थे कि अगर आप डायरेक्टली पुट कर दो तो वो भी अच्छा रहता है। अब टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरह ईजी है। अगर आपको लगता है कि साइड पे लिख के फिर आप फॉर्मूला में पुट करें उससे ब्लंडर नहीं होगा तो आप यूँ कर लो, वरना आप डायरेक्टली पुट करना चाहो आप डायरेक्टली पुट करो, वो टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने डी निकाला, डी स्क्वायर निकाला, जीशान जीशान भाई, स्क्वायर। हाँ हाँ बोले। ये डी डी कैसे निकालते डी? डी डिफरेंस होता है, डी जो है ना, सॉरी अच्छा। मैंने बताया नहीं, डी डिफरेंस होता है एक्स और वाई का। आप एक्स कॉलम में से वाई की वैल्यूज को माइनस करेंगे, वो आपका डी है, डी डिफरेंस है। 20 में से 17 गया 3 आ गया, 18 में से 17 गया 1 आ गया, एंड सो ऑन। थर्ड कॉलम में आप डिफरेंस निकाल रहे हैं एक्स में से वाई को माइनस करके, ये कॉलम पूरा हो गया। फोर्थ कॉलम में आपने जो डी की वैल्यू से इनका स्क्वायर लिया, तो वो आपका डी स्क्वायर है, ठीक है। फिर नीचे गए तो सबमिशन डी स्क्वायर में आपने इन सबको एडअप कर दिया, सबमिशन आ गया 37। इसी तरह डी का सबमिशन आ गया 15, और क्योंकि ऊपर फॉर्मूला में आपको डी का मीन भी चाहिए तो सबमिशन के नीचे ही मैंने मीन भी निकाल के लिख दिया उसका, ताकि ईजी हो जाए। फिर आपने सिंपली ये फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी और 1.5 आ गया। ये सिर्फ वैल्यूज पुट की हुई है, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। वैसे कैंडी नेक्स्ट पेज। अच्छा तो ये जो है फिर सिंपली आपने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व स्टेप बाय स्टेप ही करना सही रहेगा। तो कैलकुलेट करते करते आपके कैलकुलेटेड टी की वैल्यू आ गई 2.41, ठीक है। अब वही कि एक हाफ हो गया क्वेश्चन का पूरा। अब आप अपने क्रिटिकल टी को फाइंड करना है आपने, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला वहाँ पे अलग था, वहाँ पे nx-1 प्लस ny-1 था, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है सिंपली। ये डिपेंडेंट टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला अलग था, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने निकाला, n आपके पास टोटल 10 है, और यह भी डिपेंडेंट टी टेस्ट, तो आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स भी इक्वल है, तो आपने 10-1 9, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 9, अल्फा है आपके पास 0.05, और इस केस में आपका जो हाइपोथेसिस है वो डायरेक्शनल है, ठीक है। वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि
जो क्वाइट कंडीशन वाले थे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शन मीन्स वन टेल। यहाँ पे आप टी टेबल अपना ओपन करेंगे तो सेम उसी तरह से आपने देखनी है वैल्यूज़। डिग्री ऑफ फ्रीडम लेफ्ट ड्रॉ में आपका चल रहा होगा, उधर आप 9 पे गए, ऊपर आप इस दफ़ा वन टेल में 0.05 के कॉलम पे जाके वहाँ से वैल्यू देखेंगे, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ज़रूरत है टेबल की या नहीं? नहीं है, अच्छा। तो आपके पास क्रिटिकल टी आ गया, कैलकुलेटेड टी आपने पहले निकाल लिया था, ठीक है। यहाँ पे आप उसी तरह से ग्राफ बनाएंगे जिस तरह पहले बनाया था। साइड पे आपने ग्राफ बना लिया और इसमें वही आपका एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड रीजन आएगा। आपकी जो क्रिटिकल टी है वो आपकी रेंज होती है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा वो एक तरह से रेंज है। अब उसको देखते हुए आपने ग्राफ जब बनाया कि आपने 0, 1 और 2 लिखा, यहाँ पे जिधर आपका 1.833 आ रहा है वहाँ पे आपका ये ड्रॉप होगा, ठीक है। आपकी पीक बीच में बनेगी और वहाँ पे आपका ये ड्रॉप हुआ। इस पॉइंट के आगे जितना भी एरिया है वो आपका रिजेक्टेड रीजन है, ये शेडेड है, ये रिजेक्टेड रीजन है, ठीक है। इससे बाहर जितनी भी वैल्यूज है, जितनी वैल्यूज इसके मिड में आ रही हैं ये एक्सेप्टेड रीजन में आ रही हैं। मतलब आपका जो ऑटोमेटिकली मीन्स कि एच नॉट रिजेक्ट हुआ तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, और अगर एच नॉट एक्सेप्ट हुआ तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली आपका वो है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा आपकी कैलकुलेटेड 2.41 है और आपके क्रिटिकल की जो वैल्यू है वो 1.83 है। 2.41 ऑब्वियसली रिजेक्टेड रीजन में फॉल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा स्टैटिस्टिकल डिसीजन। अच्छा, स्टैटिस्टिकल डिसीजन की हेडिंग के अंडर ही ये आप अपना ग्राफ बना के, अगर आप बनाना चाहें तो, और वहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई ये अब 2.41 लाइस इन द रिजेक्टेड रीजन, तो एच नॉट इज रिजेक्टेड। अच्छा, इस स्टैटिस्टिकल डिसीजन में आप सिर्फ ये लिखते, मतलब ये वन लाइन स्टेटमेंट होता है कि एच नॉट रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एच नॉट रिजेक्ट हो गया, उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमने कहा था कि जो लोग क्वाइट कंडीशन में थे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे बनस्पत उनके जो काफ़ी शोर शराबे वाली जगह पे थे, ठीक है। आगे सिंपल हमने कंक्लूजन लिख दिया कि भी पार्टिसिपेंट्स विल परफॉर्म बेटर इन क्वाइट कंडीशंस, म्यू क्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू एन सी, खत्म। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में टोटल फर्क इसी चीज़ का है कि फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का और वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। बाकी जब आप टी टेबल देखेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है आप वन टेल और टू टेल का ख्याल रखें, क्योंकि बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और 0.05 वो तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये ना हो कि वन टेल आपका हाइपोथेसिस हो और आप टू टेल का 0.05 उठा के उसकी वैल्यू डाल दें, उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें टी टेस्ट यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट।